मैं बेरोज़गार था, इसलिए अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी ना कर सकता था। एक दिन मेरी पत्नी आई और कहने लगी कि बाबूजी ने मुझे काम पर रखा है और कहा है अब से खाते का सारा काम मैं सँभालूँ। अब मेरी पत्नी दिन में घर को सँभालती और रात होते ही बाबूजी के कमरे में चली जाती। जब मैं उससे पूछता कि कहाँ जा रही हो, तो कहती कि बाबूजी को आज का हिसाब किताब बताने जा रही हूँ। अब रोज़ रोज़ यही होने लगा। मेरी पत्नी मेरे बाबूजी के कमरे में आखिर क्या करती है, इस बात से पर्दा हटाने के लिए एक दिन मैं बाबूजी के कमरे में छुप गया और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरे बाबूजी के साथ मज़े। मेरा नाम मनोज है। मैं बेरोज़गार था और मेरी पत्नी शहर की पढ़ी लिखी और अमीर घर की लड़की थी। उसके बहुत से शौक़ हैं जो कि मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं बेरोज़गार था। मैं अपने बाबूजी के साथ उन्हीं के घर में रहता। मेरे बाबूजी एक ज़मींदार थे और मैं उनका इकलौता बेटा था। हमारे पास इतनी ज़मीन और धन दौलत थी कि हमारी 7 पुश्तें भी बिल्कुल आराम से बैठकर बिना कुछ काम किए मौज कर सकते थे। इसलिए मेरे ज़हन में कभी कमाने का ख़्याल आया ही नहीं। मेरे बाबूजी ने मेरी शादी कविता नाम की एक खूबसूरत लड़की से कर दी, जिसे देखकर मैं उसका दीवाना सा हो गया। शादी के अगले दिन ही मुझे बाबूजी ने बुलाया और कहा, मनोज, अब तक तो तुम घर पर बैठकर सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम्हें कमाना होगा। अब तक तो तुमने बहुत मज़े मार लिए, पर अब तुम्हारे कंधों पर तुम्हारी पत्नी की ज़िम्मेदारी भी आ गई। इसलिए अब से तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम अपना और अपनी पत्नी का खर्चा खुद उठाओगे। बाबूजी की बात सुन मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। शादी को 1 हफ्ता बीत गया और उसके बाद ही मेरी पत्नी हर दिन मुझे किसी न किसी चीज़ की डिमांड करती। कभी कहती कि मुझे शॉपिंग करा कर लाओ, तो कभी कहती कि आज मुझे घर के सजावट के लिए सामान चाहिए, तो कभी कहती कि मुझे ब्यूटी पार्लर लेकर जाओ और इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मैं अपने बाबूजी से भी पैसे नहीं मांग सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे अब एक भी पैसा देने से मना कर दिया था। मैंने कई नौकरी देखी और जहाँ भी काम के लिए जाता वहाँ पर हर कोई मुझे काम देने से इनकार कर देता, क्योंकि वह मेरे आलसीपन के बारे में अच्छे से जानते थे। एक दिन मेरी पत्नी मेरा मुँह मीठा कराने आई और कहने लगी कि बाबूजी ने मुझे काम पर रखा है कि अब से खाते का सारा हिसाब किताब मैं ही संभाल लूँ, और तो और इसके बदले में मुझे पैसे देने को भी तैयार हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं सोचने लगा कि बाबूजी ने मुझे तो काम पर रखने से मना कर दिया, तो वह कविता को काम पर रखने के लिए राज़ी कैसे हो गए। ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब मेरी पत्नी कविता दिन में तो घर को संभालती और रात होते ही बाबूजी को
पूरे दिन का हिसाब किताब समझाने उनके कमरे में चली जाती। मेरी पत्नी मुझसे भी कहीं ज़्यादा समय बाबूजी के साथ बिताने लगी। उनको इस तरह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता, पर मैं गुस्से का घूंट पीकर रह जाता, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। जो मेरे और मेरी पत्नी के पीछे दरार डाल रहा था और हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में जो तीसरा आ रहा था, वह और कोई नहीं, मेरे बाबूजी थे। और मैं उन्हें कह भी क्या सकता था, क्योंकि मैं उनके घर में रहता और उन्हीं का नमक भी खाया था। अपने ही नमक से गद्दारी कोई नहीं कर सकता। यह सब मेरी बेरोज़गारी की वजह से हो रहा था। काश मैं नौकरी कर रहा होता और मेरे पास भी अच्छे खासे पैसे होते, तो मेरी पत्नी को आज पैसे कमाने के लिए मेरे पापा जी के इर्द गिर्द नहीं घूमना पड़ता। आज हम दोनों अपने जीवन में खुश होते। अगर कोई आदमी बेरोज़गार है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उसकी पत्नी को कोई और ले जाए और अपनी पत्नी की तरह समझकर व्यवहार करे। उसकी पत्नी की आत्मसम्मान की और रक्षा की जिम्मेदारी तो उसके पति की ही बनती है। इसलिए अब मैं ये ठान लिया था कि मैं अपनी पत्नी को यह सब और नहीं करने दूंगा। पर मेरी पत्नी मेरी एक ना सुनती, क्योंकि वह पैसों की भूखी थी। अब मेरी पत्नी को काम करते हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका था। मेरी पत्नी मेरे पास एक पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आई और बैग खोलकर मुझे ढेर सारे पैसे दिखाने लगी। उन पैसों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इतने छोटे से काम के लिए कोई भला किसी को इतने सारे पैसे थोड़ी ना देता है, और वह भी महीना का महीना 10 लाख रुपए। यह तो बहुत बड़ी रकम थी। ज़रूर मेरी पत्नी मुझसे कुछ छुपा रही थी। इसलिए एक रात अपनी पत्नी और बाबूजी के कमरे में आने से पहले ही मैं बाबूजी के कमरे के में पर्दे के पीछे छिप गया, और जैसे ही मेरी पत्नी आई, मैंने देखा कि मेरी पत्नी जी बाबूजी के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही है। कि तभी मेरे बाबूजी कहने लगे, कविता बेटा, अब तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सासू माँ की एक ज़मीन बेच दी है और अब कल से वहाँ पर दुकान का काम चालू होगा। मैंने देखा कि मनोज भी नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। मैं यही चाहता था कि मनोज को खुद की ज़िम्मेदारी का एहसास हो, अपने बाबूजी के सहारे ना चले और खुद पैसे कमाना सीखे, तुम्हारी और इस घर की ज़िम्मेदारी खुद ले। इसलिए मैंने उस ज़मीन के बदले एक दुकान बनाने का निर्णय लिया है, और दुकान के तैयार होने के बाद मनोज उस दुकान को संभालेगा। अब बस मनोज उस दुकान को अच्छे से संभाल ले और इस घर की और तुम्हारी ज़िम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ले। बहू, जो मैंने 10 लाख रुपए तुम्हें दिए हैं वो ज़मीन के पैसे हैं। दुकान बनाने में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। बाबूजी की बात सुन मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं न जाने क्या क्या सोच रहा था। कुछ समय बाद जब दुकान का काम पूरा हो गया तो मैं मन लगाकर काम करता और दुकान को अच्छे से संभालता। अब अपने बाबूजी के
खाते का हिसाब किताब भी मैं खुद ही देखने लगा और घर की सारी जिम्मेदारी भी मैं खुद ही उठाता। अपने ही पैसों के बलबूते मैं अपनी पत्नी और अपने बाबूजी का भरपूर ध्यान रखता, उनके सारे शौक़ पूरे करता। अब मेरे और मेरे बाबूजी के बीच सभी गिले शिकवे दूर हो गए। अब हम बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे। मैं, मेरी पत्नी और बाबूजी, हम तीनों ही बहुत खुश थे। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्या बाबूजी ने सही किया? क्या उन्हें मुझे घर से निकाल देना चाहिए, या उन्होंने मेरे लिए दुकान बनवाकर बहुत अच्छा किया? आपकी राय का हम इंतज़ार करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई और मज़ेदार सस्पेंसिव स्टोरी में। बाय।